नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर, आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। एक और रूप में भगवान राम कल अयोध्या पधार रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान राम की उस प्रतिमा की जिसका अनावरण होना है और कोदंड स्वरूप भगवान राम की इस प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भव्य राम मंदिर का मामला। 221 मीटर ऊंची राम प्रतिमा का काम शुरू। इन दोनों काम में वक्त लग रहा है, लेकिन उससे पहले राम की लकड़ी की दुर्लभ प्रतिमा रामनगरी की शोभा बढ़ाने वाली है। यही है वो प्रतिमा जो अब अयोध्या शोध संस्थान में 4 चांद लगाने जा रही है। इस प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं, जिससे राम भक्त काफी खुश हैं। पूरे दुनिया भर के सनातनी हिंदुओं के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो है अपनी संस्कृति को स्थापित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हम सब लोग बधाई देते हैं। अयोध्या में कोदंड राम की मूर्ति लगाई जा रही है, उसका हम स्वागत करते हैं। भगवान श्री राम की ये मूर्ति वाकई में कला का एक बेजोड़ नमूना है। इसे लकड़ी के एक पीस से तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई करीब 7 फुट है। श्री राम की ये मूर्ति कोदंड धनुष धारण किए हुए है। कहते हैं कि कोदंड वो धनुष है जिससे राम ने रावण का वध किया था। मूर्ति बनाने वाले कलाकार एम मूर्ति को कोदंड राम की इस मूर्ति के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। कावेरी कर्नाटक स्टेट आर्ट एंड क्राफ्ट एम्पोरियम से मंगवाई गई इस मूर्ति की कीमत 35 लाख रुपए है। प्रतीक का धर्म युद्ध है पूरे दुनिया के अंदर, और उस धर्म युद्ध में मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अयोध्या में भगवान राम का, आगे काशी में भी भगवान शिव की प्रतिमा ऐसी बननी है। मूर्ति के अनावरण के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को न्यास अध्यक्ष गोपाल दास के जन्मोत्सव में शिरकत करेंगे। इसके लिए भव्य तैयारी की जा रही है। वहीं रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की मांग भी शुरू हो गई। प्रभु श्री राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए, भगवान श्री राम के चरित्र को लोग जाने, इसके लिए रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। जब से राज्य की सत्ता में योगी सरकार आई है, तब से ही अयोध्या उनकी पहली प्राथमिकता है। मंदिर निर्माण में हो रही देरी और उससे उपजी नाराजगी को समझते हुए अयोध्या में कुछ न कुछ नया काम जारी है। इस प्रतिमा का अनावरण उसकी ही एक कड़ी है, जो राम भक्तों के साथ साथ सैलानियों को अपनी तरफ खींचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस के लिए आज तेलंगाना से परेशान करने वाली खबर आई। तेलंगाना में कांग्रेस के 18 में से 12 विधायक बागी हो गए हैं और वो सभी टीआरएस में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को तेलंगाना से बड़ा झटका लगा है। यहां पार्टी के 18 में से 12 विधायक बागी हो गए और विधानसभा स्पीकर से मिलकर टीआरएस में शामिल होने की मांग कर दी। ఈ రోజున 12 మంది ఎమ్మెల్యేలంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రాజీనామా చేసి ఈ 12 మంది ఎమ్మెల్యేలను కూడా మేమంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని టీఆర్ఎస్ పార్టీకి విలీనం చేయాలని స్పీకర్కి లేఖ అందజేశాం। एक तरफ विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने पार्टी छोड़ने के लिए विधायकों की अपनाई गई प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही तेलंगाना के सीएम पर हमला भी बोला है। We cannot have a CLP meeting without my permission as party president. This is completely illegal. लोगों को पता चलना नहीं है, केसीआर को डर है अपोजिशन से। अपोजिशन कभी न कभी उसकी सरकार गिराते बोल के ये सब ड्रामा कर रहा। जान लीजिए कि पाला बदलने वाले विधायकों की सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि ये कुल संख्या के 2/3 हैं और इस स्थिति में इन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। बता दें कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में टीआरएस ने 119 में से 88 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने महज 19 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी और उत्तम रेड्डी के सांसद बनने के बाद कांग्रेस के 18 विधायक ही बचे थे, जिसमें से अब 12 विधायक पाला बदलने को तैयार हैं।
यदि स्पीकर ने इन 12 विधायकों का अनुरोध स्वीकार कर लिया तो कांग्रेस तेलंगाना में प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा भी खो देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। देश में बढ़ती बेरोजगारी और कमजोर होती अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए मोदी सरकार ने कमर कस ली है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। पिछले 5 सालों में देश की जीडीपी ग्रोथ 6% नीचे आने से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बेरोजगारी भी 45 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। इस समस्या को मोदी सरकार ने चैलेंज के तौर पर लिया है और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक उन्नति, निवेश और रोजगार को लेकर 2 नई कैबिनेट समितियां बनाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यों वाली कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के विकल्पों पर विचार करेगी। कैबिनेट की ये विशेष समिति अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाने के लिए जरूरी विकल्पों पर विचार करेगी। इस कमेटी के सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली दूसरी समिति कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के विकल्पों पर विचार करेगी। इसके 10 सदस्य होंगे। इसके सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सुरक्षा मामलों के लिए भी मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीए गठित की है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों को देखने वाली इस महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करेंगे। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मौजूदा सीसीए में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदस्य होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में ऐसी कोई समिति नहीं बनाई गई थी, लेकिन अब मजबूत अर्थव्यवस्था खड़ी करने को लेकर दृढ़ संकल्प दिख रही है। वैसे धीमी अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष के तेवर लगातार हमलावर रहे हैं, लेकिन इस बार मोदी सरकार विपक्ष को मजबूत जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई। ममता बनर्जी से पीके की मुलाकात के बाद सियासी हलके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के लिए रणनीति बना सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जेडीयू के एनडीए में रहते प्रशांत किशोर बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बनाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में बंगाल में बीजेपी ने 2 सीटों से लेकर 18 सीटों तक पर जीत का सफर तय किया है और ऐसे में ममता बनर्जी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। Anything about the matter since I have no personal knowledge in the matter. I know that Prashant Kishore met our chief minister. Let us see. बिहार में बीजेपी से तल्खी और नजदीकियों के बीच जेडीयू आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। तभी तो बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 8 जून से पार्टी राज्य भर में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। जेडीयू की कवायद पर सियासत भी तेज हो गई है। सहयोगी बीजेपी जहां इसे एनडीए की मजबूती से जोड़कर देख रही है, तो वहीं महागठबंधन के नेता तंज कस रहे हैं। मिशन 2020 पर जेडीयू का फोकस, सदस्यता अभियान से निशाने पर लगेगा तीर। नीतीश की कवायद पर सियासत तेज, घर घर जाएंगे, लोगों को सदस्य बनाएंगे। जी, कुछ इसी लाइन पर जेडीयू एक बार फिर पटना सहित पूरे राज्य में सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। 8 जून से अभियान की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार करेंगे। सदस्यता अभियान 19 जुलाई तक चलेगा। वैसे पिछले साल 50 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के बाद पार्टी का हौसला बुलंद है और इस कवायद को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मिशन के तौर पर लिया जा रहा है।
पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों नहीं हो, उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप अपने मतदान केंद्र से इतने सदस्यों को सक्रिय सदस्य बनने के लिए आप मेंबर बनाइए। वैसे जेडीयू का ये दावा आरजेडी के गले नहीं उतर रहा, लेकिन अगले साल के सियासी समर में लालटेन की लौ बढ़ाने की तैयारी का दावा भी पार्टी नेता कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस जेडीयू की कवायद पर तंज कस रही है और नसीहत संगठन को दुरुस्त करने से पहले जनता तक योजनाओं को पहुंचाने की दी जा रही है। हर पार्टी, हर संगठन जो है अपने को विस्तारित करने के लिए कार्यक्रम चलाता है, जदयू भी चला रही है। आमतौर पर माने जो दावा किया जाता है पॉलिटिकल पार्टियों में, वो दावा सत्य के माने बहुत नज़दीक नहीं होता है। हम लोग भी अपने ढंग से विचार कर रहे हैं कि हम लोगों को आगे किस ढंग से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोगों ने इसके लिए कमेटी भी बनाई है। संगठन का विस्तार तो बाद में करें, पहले सरकार को ठीक से चलाने का काम करें। प्रायोरिटी वो है कि जनता को आप सहूलियत मुहैया कराएं। वहीं जेडीयू के संगठन विस्तार की कवायद से सहयोगी बीजेपी खुश है और इसे एनडीए की मजबूती से जोड़ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हर दल, एनडीए का सब दल मजबूत हो, ये एनडीए की मजबूती होगी। इससे किसी की कमजोरी का इसमें सवाल ही नहीं उठता है और इसीलिए जेडीयू कर रहा है। देखा जाए तो सदस्यता अभियान हर सियासी पार्टियां समय समय पर चलाती हैं, लेकिन सदस्यता अभियान को गति देने के साथ साथ जन योजनाओं को धरातल पर उतारने की भी दरकार है। तभी जनता नीतियों के आधार पर पार्टी से जुड़ सकेगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। झारखंड में नवंबर में विधानसभा चुनाव देखते हुए बीजेपी ने 60+ का टारगेट रखा है और इसे पाने के लिए होमवर्क भी शुरू कर चुकी है। ऐसे में सीएम हाउस पर हुए अहम बैठक के बाद अब 9 जून को दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। अक्सर चुनावी जीत के बाद राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हनीमून पीरियड एंजॉय करते हैं, लेकिन नवंबर में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने इसे दरकिनार कर दिया है और अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखना चाहती है। यही वजह है कि 60+ टारगेट के साथ तैयार प्रदेश बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। चौपाल और सम्मेलनों से लेकर बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुखों को सम्मानित करना और प्रवक्ताओं को टिप्स दिया जाना इसी की एक बानगी है। खुशी मनाने के साथ में हम लोग आगामी जो कार्यक्रम है उसको हम लोग कैसे सफलतापूर्वक करें, ताकि आने वाले समय में जो भी तरह का चुनाव हो, वो छोटे स्तर का चुनाव से लेकर राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो, हम लोग भली भांति उसको कैसे सफलतापूर्वक निर्वहन करें, इस पर हम लोग का ज़्यादा जोर रहता है। पूरा भारतवर्ष में ये प्रचंड जीत के बावजूद भी हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हर जगह कमल खिले, हर चुनाव में कमल खिले। 5 जून को सीएम आवास पर आयोजित सम्मेलन में जीत की खुशी तो मनाई गई, लेकिन ये भी मैसेज दिया गया कि जैसे लोकसभा चुनाव में एमएलए ने पसीना बहाया, वैसे ही विधानसभा चुनाव में सांसद भी पीछे नहीं रहेंगे। और जनता, भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार जो मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में चल रही है, उसको पसंद कर रही है। इसलिए आने वाले विधानसभा में हम 2/3 बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाने वाले हैं एनडीए गठबंधन के साथ। 9 जून को दिल्ली में होने वाली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में भी चुनावी कसरत ही होनी है, जिसका मकसद नेताओं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना होगा। पार्टी का एक वर्ग सरकार चलाती है, जबकि दूसरे वर्ग का फोकस संगठन और चुनाव पर रहता है। वैसे भी राजनीति में कहा जाता है कि प्रसाद तभी मिलेगा जब मंदिर मौजूद रहेगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18, रांची। उत्तराखंड और हिमाचल में एक बड़ा भूकंप आने वाले समय से ने कभी भी आने वाले वक्त में कभी भी ये सामने आ सकता है और ये भूकंप 2015 में आए नेपाल के भूकंप से बड़ा हो सकता है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये भूकंप कल भी आ सकता है और 10 साल बाद भी, लेकिन इस बड़े भूकंप का आना तय है। वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल के बॉर्डर तक वाले इलाके में करीब 500 साल पहले एक बड़ा भूकंप आया था, जिसके बाद से अब तक कोई बड़ा भूकंप इस इलाके में नहीं आया है। इसलिए यह संभावना अभी भी बनी हुई है कि उत्तराखंड, हिमाचल में बड़ा भूकंप आएगा। एशियन सिस्मोलॉजिक
कमीशन सिंगापुर के प्रेसिडेंट डॉक्टर परमेश बनर्जी मानते हैं कि जिस तरीके से भारतीय प्लेट धीरे धीरे यूरेशिया प्लेट की ओर बढ़ रही है, उससे वहां एक बड़ा फोल्ड जमीन के अंदर आ गया है। डॉक्टर परमेश बनर्जी मानते हैं कि पिछले 500 साल से ये प्लेट हर साल करीबन 2 सेंटीमीटर ये सरक रही है और अब तक लगभग 10 मीटर का फोल्ड जमीन के अंदर बन चुका है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि हिमाचल से लेकर नेपाल तक एक बड़ा भूकंप आना तय है और पूरा उत्तराखंड इसकी जद में है। अब कम से कम 2 सेंटीमीटर पर ईयर वो छोटा होता जा रहा है, तभी 500 साल में 2 सेंटीमीटर पर ईयर हिसाब से आप लगा लीजिए 10 मीटर छोटा हो गया। अभी 10 मीटर ये जो छोटा हुआ है ये अभी बड़ा भूकंप का चलते उसको रिलीज होना ही है, इसका और कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है ये गैप एरिया है जिसमें बड़ा भूकंप नहीं आया बहुत दिन से, एनर्जी एक्यूमुलेट होते जा रहा, अभी कभी भी बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। तो इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।